हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 का क्वेश्चन है, गेट 94 का। ठीक है, ये कह रहा है कि एनी थर्मोडायनेमिक साइकिल, अगर हम थर्मोडायनेमिक साइकिल की बात करें, ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर लिमिट्स। ठीक है, एनी थर्मोडायनेमिक साइकिल, कोई भी थर्मोडायनेमिक साइकिल है ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर लिमिट्स इज रिवर्सिबल। क्या कह रहा है कि एनी थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर लिमिट्स, दो टेम्परेचर लिमिट्स हैं उसके बीच में ऑपरेटिंग कर रही है कोई भी थर्मोडायनेमिक्स, इज रिवर्सिबल है इफ, यदि, इफ प्रोडक्ट ऑफ इफिशिएंसी व्हेन ऑपरेटिंग एज ए हीट इंजन, मतलब इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का प्रोडक्ट एंड सीओपी ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1। मतलब उसने कहा है कि यदि प्रोडक्ट ऑफ द इफिशिएंसी व्हेन ऑपरेटिंग एट ए हीट इंजन एंड सीओपी व्हेन ऑपरेटिंग एज ए रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1, देन दैट थर्मोडायनेमिक साइकिल, जो दो टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में कार्य कर रही है, वो रिवर्सिबल है। मतलब कि अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो इसका मतलब मान लेंगे कि जो थर्मोडायनेमिक साइकिल है वो रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल है, जो ऑपरेट कर रही है बिटवीन टू टेम्परेचर लिमिट्स। ठीक है, ये उसने कहा। तो स्टेटमेंट उसने पूछा कि ट्रू है फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। मतलब उसने पूछा है कि स्टेटमेंट सही है गलत है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका उल्टा मानते हैं। इसने हमसे ये मानने के लिए कहा है कि ये मैंने आपको कंडीशन दे रखी है और उसके बेस पे ये रिवर्सिबल साइकिल है या नहीं, ये ट्रू फॉल्स करो आप। तो मैं क्या मानता हूँ कि मैं ये मान लेता हूँ कि रिवर्सिबल साइकिल, मैंने रिवर्सिबल साइकिल ही मान लिया कि दो टेम्परेचर लिमिट्स हैं, एक टी हायर, एक टेम्परेचर लिमिट्स टी हायर है, ये हीट इंजन है और मैंने ये मान लिया कि ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, और एक टेम्परेचर लिमिट्स है टी लोअर। ये रिवर्सिबल हीट इंजन है, ठीक है, ये ऐसे गया, ये वर्क आउटपुट दिया इसने कुछ। और एक रेफ्रिजरेटर बना लेता हूँ, रेफ्रिजरेटर के लिए ये भी टी हायर और रेफ्रिजरेटर भी रिवर्सिबल है। मतलब मैंने मान लिया मैंने ये माना कि जो हीट इंजन है टेम्परेचर लिमिट दोनों की सेम है, टी हायर टी लोअर, टी हायर टी लोअर, और रिवर्सिबल मैंने मान लिया, रिवर्सिबल हीट इंजन, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। मैंने ये माना, उसने हमसे ये मानने को कहा था पर मैंने उसका उल्टा मान लिया। मैंने मान लिया कि रिवर्सिबल है दोनों, ठीक है, दोनों रिवर्सिबल है। और अगर, तो इसका मतलब मैंने रिवर्सिबल मान लिया, तो मेरे को ये प्रूफ करना है। अगर ये आ गया तो इसका मतलब ट्रू स्टेटमेंट है, ये नहीं आया तो स्टेटमेंट फॉल्स है। मैंने ये माना रिवर्सिबल, उसने कहा कि आप ये मानो, ये मान के रिवर्सिबल आया है। अगर जब ये कंडीशन फॉलो होती है इसका मतलब रिवर्सिबल है, पर मैंने ये माना कि रिवर्सिबल है तब ये आएगा, बात एक ही है। तो मैंने मान लिया कि अब मुझे ये फॉलो करना है, मुझे ये इक्वल टू 1 लाना है। 1 आएगा या नहीं आएगा तभी पता चलेगा, तभी स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर 1 नहीं आया तो स्टेटमेंट फॉल्स है, 1 आया तो स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन फॉर ए रिवर्सिबल हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन के केस में इफिशिएंसी क्या होती है? क्या होती है? 1 माइनस टी लोअर ओवर टी हायर। ये
रिवर्सिबल हीट इंजन की मैं इफिशिएंसी बता रहा हूँ, ये होती है, ये तो आपको याद होनी चाहिए कि COP और फिर रेफ्रिजरेटर क्या होता है, पूरे रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, उसकी COP क्या होती है बताओ। COP क्या होता है, डिजायर इफेक्ट। डिजायर क्या है हमको, ये डिजायर होता है ना, मैंने जब पहले इसे बताया था, ठीक है। तो क्या होता है, COP अगर मैं बताऊं क्या होगा, Q1 डिवाइड बाई W। Q1 W क्या होगा, W प्लस Q1 इज टू क्या होगा, Q2। तो W क्या हुआ, Q2 माइनस Q1। मतलब कि Q1 की मैं बात करूं अगर, T लोअर, ठीक है, डिवाइडेड बाई T हायर माइनस T लोअर, ठीक है। ये हो गया रेफ्रिजरेटर का COP। देखो मैंने इसलिए कैसे क्यों करा ऐसा, Q1 Q2 क्योंकि रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर फॉर ए रिवर्सिबल अगर साइकिल की बात करें तो Q1 ओवर Q2 इक्वल्स टू T1 ओवर T2 हो जाता है। तो आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल, समझे, फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल क्या कहता है, Q1 ओवर Q2 अगर की बात करेंगे तो वो T1 ओवर T2 हो जाता है। वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल साइकिल। अगर Q1 ओवर Q2 होगा ना तो वो T1 ओवर T2 हो जाता है ओनली फॉर रिवर्सिबल साइकिल। तभी मैंने यहाँ पर ये करा, क्यों, Q1 ओवर Q2 माइनस Q1 करा मैंने, तो Q1 क्या है, T लोअर, Q2 क्या है, T हायर, तो T लोअर ओवर T हायर माइनस T लोअर फॉर ए ओनली फॉर रिवर्सिबल साइकिल होता है, ओनली फॉर रिवर्सिबल साइकिल। इरिवर्सिबल के लिए पॉलिसी नहीं है। तभी तो मैंने इसे लिखा कि रिवर्सिबल हम मानते हैं ना तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कैलकुलेशन। तभी तो रिवर्सिबल प्रोसेस की हम बात करते हैं, क्योंकि एक तो आइडियल प्रोसेस है और कैलकुलेशन इजी के लिए हमारे लिए, क्योंकि ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ एन रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन इक्विलिब्रियम। तो कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है, समझ गए। तो COP और रेफ्रिजरेटर आ गया, हीट इंजन आ गया। अब भाई यहाँ पर रखो कि रखें तो आए, देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो गया, T हायर माइनस T लोअर डिवाइड बाई T लोअर मल्टीप्लाइड बाई T लोअर डिवाइड बाई T हायर माइनस T लोअर। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये 1 आ गया, 1 आ गया तो मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का मल्टीप्लिकेशन करा ना, यार 1 कहाँ से आ गया, मैं भी T हायर माइनस T लोअर डिवाइड बाई T हायर, यहाँ T हायर होगा ना, और COP और रेफ्रिजरेटर T लोअर, सॉरी T हायर माइनस T लोअर डिवाइड बाई T हायर इफिशिएंसी, और T लोअर डिवाइड बाई, तो ये कितना आ गया, ये आ गया T लोअर डिवाइड बाई T हायर, तो 1 तो आया ही नहीं, 1 आया ही नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इस स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे, क्योंकि हमने रिवर्सिबल हीट इंजन माना, तो उसके ये माना तो कंक्लूजन में क्या आना चाहिए था, स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए 1 आना चाहिए था, पर आया नहीं 1, T लोअर ओवर डिवाइड बाई T हायर आया, समझे। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ये दे रखा था कि उसने रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए कह रखा था, और उसने कह रखा था कि
ये स्टेटमेंट हमको दे रखा था और उसने कहा था कि रिवर्सिबल हीट इंजन पॉसिबल होगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो, अगर ये स्टेटमेंट है इसका मतलब रिवर्सिबल हीट इंजन है। पर मैंने ये माना कि रिवर्सिबल हीट इंजन है तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। मैंने रिवर्सिबल हीट इंजन ले लिया और स्टेटमेंट को देखा पर नहीं आया, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं कैलकुलेशन में। अब भाई हमें आंसर तो पता नहीं है, समझे, आंसर पता होता तो बात होती। टी हायर हमारे टी लोअर, टी हायर देखा नहीं। ठीक है, जुड़े रहिए, क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे मज़ेदार तरीके से। कोई भी डाउट होगा कमेंट जरूर करिए, जरूर बताऊंगा, वादा है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, हेलो गाइस, चलिए गेट का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में 95 का। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है। तो कह रहा है कि 1 किलो मोल ऑफ एन आइडियल गैस। देखो हमारे जब भी कोई ऐसे टर्म आते हैं ना जो जिस टर्म से बहुत सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमें काफ़ी सहूलियत मिलती है। जैसे आइडियल गैस उसने कह दिया, तो आइडियल गैस की जैसे दिमाग में आए तो बहुत सारे टर्म आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। तो आइडियल गैस उसने कह दिया, ठीक है। एक तो क्या है आइडियल गैस, तो 1 किलो मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज थ्रोटल्ड फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर दे रखा है कि थ्रोटलिंग हो रही है। इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5 मेगा पास्कल टू 0.1 मेगा पास्कल। थ्रोटलिंग प्रोसेस तो जान ही रहोगे। थ्रोटलिंग प्रोसेस को हम आइसेंथैल्पी प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, हाँ, थ्रोटलिंग प्रोसेस को हम आइसेंथैल्पिक मतलब कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस कहते हैं ना। तो अब वो कह रहा है कि फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर द इनिशियल टेम्परेचर कितना 300 केल्विन। द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, हमको क्या निकालना है कि जो एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज हमको निकालनी है। ये एंट्रोपी वाला आपको एंट्रोपी वाले सब्जेक्ट में कुछ बहुत दिक्कत आती है कि समझ नहीं आता है क्या यार, मैं आपको ऐसा समझाऊंगा ना कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, देखो एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स मतलब दो चीज़ मैंने बताई थी, एक तो सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है। ठीक है, तो यूनिवर्स में हमारे दो ही चीज़ होंगे हैं, एक सिस्टम और हमें सिस्टम और सिस्टम से बाहर जितना है सब सराउंडिंग। तो यूनिवर्स का मतलब कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हमको सिस्टम की एंट्रोपी चेंज निकालो और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालो, हमको यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आइडियल गैस दे रखी है। ठीक है, आइडियल गैस के केस में अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम का एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज। तो अब इसमें सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज 0 है, होगा वो कैसे? सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम है हमारा, मान लो ये सिस्टम है, ये बाहर सराउंडिंग है। ठीक है, और ये पूरा यूनिवर्स है, मिला के सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के यूनिवर्स हो गया। ये सिस्टम है, सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच अगर हीट ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र अक्रॉस द बाउंड्री होगा, अक्रॉस द बाउंड्री सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज कब होगी भाई? दो ही तो चीज़ें हैं, या तो सिस्टम है या सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज कब होगी? जब वो सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा। अरे तभी तो एंट्रोपी चेंज होगी। एंट्रोपी क्या होता है? अगर एंट्रोपी चेंज क्या करो,
अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इक्वलिटी का साइन है, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन है ड्यू टू हीट ट्रांसफर। अगर जब दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, देखो सिस्टम और सराउंडिंग ही है, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज कब होगी, जब सराउंडिंग से वो इंटरेक्ट करेगा। और सराउंडिंग की कब होगी, देखो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज दो वजह से हो सकती है। एक तो जब वो सराउंडिंग से इंटरेक्ट करेगा, मतलब एक्सटर्नल इंटरेक्शन हम जिसे कहते हैं, सराउंडिंग से इंटरेक्शन करने पर, इंटरेक्शन इन द मीन्स कि हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तभी उसकी वजह से उसकी एंट्रोपी चेंज हो गई सिस्टम की और सराउंडिंग की भी, दोनों की चेंज हो गई। और सिस्टम की एंट्रोपी किस वजह से चेंज हो सकती है, उसकी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण, मतलब कि अंदरूनी उसके अंदर जो इरिवर्सिबिलिटी हो रही है, अंदरूनी भी तो होगा भाई, अंदरूनी भी तो उसके अंदर प्रोसेस चल रहे होंगे, मतलब फ्रिक्शन हो रहा होगा, कुछ और प्रोसेस हो रहे होंगे, ठीक है, अंदरूनी जो प्रोसेस है, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, समझ गए। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच इंटरेक्शन होगा तब एंट्रोपी चेंज होगा, एंट्रोपी चेंज तभी तो होगा। एंट्रोपी चेंज मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें उसके मॉलिक्यूल्स में डिसऑर्डर आ रहा है। अरे किसी को, मैं और सराउंडिंग के में जैसे मैं हूँ और आप हैं, अगर हम दोनों के बीच में बातचीत होगी, हम तभी तो, जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तभी तो हमारे में एनर्जी में चेंज आ रहा है, हमारी बॉडी में कुछ डिसऑर्डर हो रहा है, हलचल हो रही है, यही तो चीज़ होती है। जब हम दोनों इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो काहे का एंट्रोपी चेंज होगा, हमारे में कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक एंट्रोपी चेंज का मतलब ही नहीं। अगर और सिस्टम के अंदर, एक तो ये हो गया, एक सिस्टम के अंदर भी, सिस्टम के अंदर ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है, ठीक है, प्रोसेस इरिवर्सिबल है, जैसे कि जैसे कि अंदर ही अंदर उसके अंदर कुछ प्रोसेस चल रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब हीट ट्रांसफ़र हो रहा है कुछ अंदर से, ठीक है, फाइनाइट ड्यू टू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, सिस्टम के अंदर ही हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। अब सिस्टम और सराउंडिंग दी चीज़ है, तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज कब होगी और सराउंडिंग की, समझे। अब देखो, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में सराउंडिंग 1 kmol of आइडियल गैस is throttled from an initial pressure from 0.15 to 0.1 megapascal। आइडियल गैस है, थ्रोटलिंग हो गया, मतलब कुछ मैंने सिस्टम माना, मतलब ये हो गया थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग मतलब समझ रही हो, थ्रोटलिंग मतलब कोई पार्शली वाल्व से अगर कोई फ्लूइड फ्लो होता है, एकदम से पार्शली वॉल्व हो गया, छोड़ो नहीं, उसके बाद थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है। तो ड्यू टू थ्रोटलिंग प्रोसेस वो सिस्टम हो रहा है, सिस्टम में, मतलब सिस्टम है हमारा ये। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या है, एक पूरा सिस्टम मान लिया। अब सिस्टम के बाहर, ये तो सिस्टम के अंदर हो रहा है ना, सराउंडिंग से तो कोई मतलब ही नहीं। सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, सराउंडिंग के बीच में नहीं हो रहा है, सिस्टम में चेंज हो रहा है, ठीक है। और वैसे भी देखो थ्रोटलिंग प्रोसेस कैसे प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं ना। थ्रोटलिंग प्रोसेस आइसेंथैल्पिक प्रोसेस तो है, पर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हम कहते हैं। तो जो थ्रोटलिंग प्रोसेस हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हम, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी इसमें जीरो है, सराउंडिंग का सिस्टम से कोई इंटरेक्शन नहीं है इसमें। क्वेश्चन में दिख रहा है आपको कहीं कि सराउंडिंग का सिस्टम से इंटरेक्शन है। सिस्टम क्या है, थ्रोटलिंग प्रोसेस, ठीक है, सिस्टम मैंने थ्रोटलिंग प्रोसेस बनाया, सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन है नहीं, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी जीरो। तो केवल किसकी एंट्रोपी बची, सिस्टम की एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी। अब हमें केवल सिस्टम की एंट्रोपी चेंज निकालना है। अब सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या है, आइडियल गैस फ्लो कर रहा है, आइडियल गैस किस में जा रहा है, थ्रोटलिंग प्रोसेस, थ्रू थ्रोटलिंग प्रोसेस। तो हमें क्या निकाला, आइडियल गैस की एंट्रोपी चेंज इन थ्रोटलिंग प्रोसेस। आइडियल गैस में जो एंट्रोपी चेंज हुआ इन थ्रोटलिंग प्रोसेस, वही एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम होगा, समझ गए। एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम क्या होगा, जो आइडियल गैस में जो एंट्रोपी का चेंज हुआ है ड्यू टू थ्रोटलिंग प्रोसेस, वही सिस्टम का एंट्रोपी चेंज होगा।
क्योंकि अब देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, समझे। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में दो, अगर हम बात करें ना इरिवर्सिबल प्रोसेस की, जैसे मैंने यहाँ लिखा डेल्टा एस, एक तो ड्यू टू होता है हीट ट्रांसफर डेल क्यू ओवर टी प्लस जनरेशन एंट्रोपी जनरेशन, कहता है ना इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इक्वल टू होता है, एक तो एंट्रोपी ट्रांसफर, ये चीज है जो इंटरेक्शन, हीट ट्रांसफर कब होगा, हीट ट्रांसफर है जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर एक्सटर्नल इंटरेक्शन होगा। भाई ये तो जीरो है, ये तो है नहीं, तो ड्यू टू एंट्रोपी जनरेशन, और एंट्रोपी जनरेशन क्या है, जो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होती है। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी है, क्योंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, तो उसमें भी उसकी वजह से जो एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है, समझ गए। एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू एंट्रोपी ट्रांसफर प्लस एंट्रोपी जनरेशन इन द सिस्टम। एंट्रोपी ट्रांसफर कब होगा, जब वो सराउंडिंग से इंटरेक्ट करेगा, पर यहाँ सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो एंट्रोपी ट्रांसफर डेल क्यू ओवर टी जीरो, और जो भी एंट्रोपी का चेंज आ रहा है सिस्टम में वो ड्यू टू एंट्रोपी जनरेशन, एंट्रोपी क्रिएट हो रही है सिस्टम के अंदर ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी। किसमें, प्रोसेस में इरिवर्सिबिलिटी। कौन सा प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में जो उसकी वजह से, तो आइडियल गैस में जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है ड्यू टू थ्रॉटलिंग प्रोसेस, तो उसकी एंट्रोपी चेंज हम निकालेंगे। समझ गए, इतनी बात समझ गए। नहीं समझ में आए कमेंट करना, दोबारा बताऊंगा। भाई मेरे को बहुत दर्द होगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो बहुत फीलिंग आती है भाई, पूरी कोशिश करते हैं, दिल से कोशिश करेंगे, जरूर बताएंगे, दोबारा बताऊंगा, समझ गए। तो एंट्रोपी, अब देखो, तो अब के हमको क्या निकालना है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द आइडियल गैस। बस खत्म कहानी, सारी कहानी खत्म। बस ये चीज़ें समझने वाली चीज़ें होती है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द आइडियल गैस। अब देखो आइडियल गैस के केस में है, आप सबको पता है कि डेरिवेशन है उसका कि क्या होती है एंट्रोपी चेंज ऑफ इन द केस ऑफ आइडियल गैस, mCp ln T2 ओवर T1 माइनस mR ln P2 ओवर P1। ये होती है आइडियल गैस के केस में एंट्रोपी चेंज ऑफ द आइडियल गैस। ये इक्वेशन होती है, कहाँ से निकल के आती है, प्रॉपर्टी रिलेशन। कौन सा, रामबाण, हमेशा के लिए जो हम कहीं हर जगह यूज कर सकते हैं, रामबाण। TdS इक्वल्स टू DH माइनस VdP, TdS इक्वल्स टू DU प्लस PdV, दो है हर जगह यूज, रामबाण इक्वेशन है, हर जगह लगा दो, थोक के कहीं भी नहीं, चाहे साला कोई सही प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल या ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम, कहीं भी हर जगह लगेगा, ठीक है। तो डेल्टा एंट्रोपी चेंज ये हो गया। अब देखो उसने कहा कि इनिशियल टेम्परेचर इज 300 केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर इज 300 केल्विन, टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट, टेम्परेचर हो गया T1 T2 कांस्टेंट। कहोगे भैया कैसे हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट, समझ गए, ये कहोगे कैसे हो गया, भाई थ्रॉटलिंग प्रोसेस है एक, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस मतलब आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट एंथैल्पी, एंथैल्पी कांस्टेंट H1 H2। आइडियल गैस है, आइडियल गैस के केस में एंथैल्पी क्या होता है, mCp dt, mCp T होता नहीं होता, mCp T1 mCp T2, तो ये तो भाई कट गया, तो T1 इक्वल टू T2। इसलिए मैं कहता हूँ कि आइडियल, जब भी आइडियल गैस के केस आए ना, तो कई सारे रिलेशन आपके दिमाग में घूम जाने चाहिए, तो कोई भूलने नहीं चाहिए जो यूज होते हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, ठीक है। तो mCp ये जीरो हो गया, अब ये जीरो हो गया तो क्या बचा, ये बचा बस, तो क्या बचा, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द
यूनिवर्स MR ln P2/P1। भाई उसने क्या रखा है 1 किलो मोल में दे रखा है उसने, ठीक है। अब भाई वो तो देना ही था क्योंकि उसने तो गैस भी नहीं बताई कौन सी है नहीं। तो अब आपको पता है हम MR को क्या लिख सकते हैं, देखो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, एक तो PV = MRT होती है या PV = NR/T। M यहाँ अब देखो MR और NR बार मतलब कई तरह के फॉर्म में डाल सकते हैं, तो इसलिए हम सारी इक्वेशन याद रखो आइडियल गैस की NR बार या MR, ठीक है। तो NR बार लिख दे MR की जगह NR बार, तो -NR बार, R बार क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सबको याद होगा, ln P2/P1। चमक रहा है, हाँ चमक रहा है। अब देखो -1 किलो मोल 1 R बार क्या होता है भाई, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 8.314 8.314 किलो जूल पर किलो मोल पर केल्विन, ठीक है। और ln P2 फाइनल प्रेशर कितना है 0.1, इनिशियल कितना है 0.5, कितना आएगा बताओ 0.1 / 0.5 ln 8.314, कितना है 13.38 किलो जूल पर केल्विन, 13.38 किलो जूल पर केल्विन, ठीक है। पॉजिटिव आएगा क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा या तो जीरो रहेगी या ग्रेटर देन जीरो रहेगी। यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज मैं कह रहा हूँ ΔS यूनिवर्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कभी नहीं घट सकती, हमेशा यूनिवर्स की एंट्रोपी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकती। ओके, नहीं समझ में आया बताना, कमेंट करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 96 का क्वेश्चन है। ओके, तो इस कह रहा है कि सोलर एनर्जी बेस्ड हीट इंजन है, सोलर एनर्जी बेस्ड विच रिसीव्स 80 किलो जूल ऑफ हीट, ठीक है। हीट इंजन है, ये हमारा हीट इंजन हो गया, ये मेरा सिस्टम है, 80 किलो विच रिसीव्स 80 किलो जूल ऑफ हीट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि रिसीव कर रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लिखा है सोलर एनर्जी बेस्ड हीट इंजन विच रिसीव्स 80 किलो जूल ऑफ हीट एट 100 एंड रिजेक्ट 70 किलो जूल ऑफ हीट टू द एम्बियंट एट 30, और ये रिजेक्ट कर रहा है 30 डिग्री मतलब 300 केल्विन, और कितना रिसीव कर रहा है 80 किलो जूल, कितना 373 केल्विन, और कितना रिजेक्ट कर रहा है 70 किलो जूल। द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, अब यार ऐसे क्वेश्चन, थर्मल इफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन क्या होगा, वर्क इन डिवाइडेड बाय Q इनपुट वर्क आउटपुट। भाई यहाँ पर ये मत लगा लेना, कौन सा, ये वाला 1 - T लोअर ओवर T हायर, समझे। यहाँ पर ये वाला लगेगा 1 - Q ये वाला लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा भाई, रिवर्सिबल हीट इंजन नहीं है, रिवर्सिबल हीट इंजन के केस में ही लगता है ये वाला, समझ गए। उसने केवल हीट इंजन कहा है, तो 1 - 70 डिवाइडेड बाई 80 कितना आएगा बताओ, 80 में 70 10, 10/80, 10/80 कितना, 10/80 कितना भाई
12.5%, समझे? 12.5% आएगा। अगर वाला लगाएं तो वाला लगा के देखो, वाला आंसर भी तुमको मिलेगा ऑप्शन में, टी लोअर 300, 373 करो, 300, 19.57 सब है आंसर। आंसर ये वाला होगा। रिवर्सिबल हीट इंजन नहीं है भाई, केवल हीट इंजन कह रखा है उसने, वो केवल रिवर्सिबल के केस में लगता है, ओनली फॉर रिवर्सिबल साइकिल के केस में लगेगा। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल तो पढ़ाई होगा, समझ गए? चलिए, क्वेश्चन तो आसान था पर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 96 का ही क्वेश्चन है। क्या कि दो टू साइकिल्स कपल्ड इन सीरीज, टॉपिंग साइकिल मतलब टॉप वाली साइकिल हैज एन इफिशियंसी 30% एंड द बॉटमिंग साइकिल, उसकी जो बॉटम में है वो इसकी इफिशियंसी 20%, द ओवरऑल कंबाइंड साइकिल एफिशिएंसी, कंबाइंड साइकिल एफिशिएंसी। चलो देखो फॉर्मूला डेरिवेशन, अगर आपको देखो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद है कि ये होता है ओवरऑल एफिशिएंसी, टाइम बचाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, पर सबको नहीं पता ना, मैं सबको समझाऊंगा कैसा आता है, ठीक है। देखो टॉपिंग साइकिल, देखो दो साइकिलें हैं, एक मान लो ये ऊपर वाली साइकिल टॉपिंग साइकिल जी की बात करी, तो यहाँ से भाई ये टेम्परेचर T1 मान लिया, ये Q1 हीट इसको दी और इसने W1, एक ये हो गई साइकिल। एक दूसरी साइकिल है जिस यहाँ अब Q2 हीट रिजेक्ट हुई, भाई Q2 हीट रिजेक्ट हुई, क्या करा फिर उसी जो रिजेक्शन हुआ हीट को, उसी को दूसरी साइकिल में यूज कर लिया भाई। अब दूसरी साइकिल में यूज कर लिया तो उसने वर्क आउटपुट दिया W2 और उसने हीट रिजेक्शन किया Q3, तो और वो गया कहाँ, T3 में, T3 में गया, ठीक है। अब भाई ये भी हो सकता है, अब डायरेक्ट आपने Q2 दे दिया यहाँ पर, तो भाई क्या पता टेम्परेचर भी हो, चलो मान ले कि डायरेक्ट Q2 गया और यहाँ गया, ठीक है, ऐसा हुआ। टेम्परेचर T1 T3, अब एक ये भी काम कर सकते हो कि मान ले यहाँ पर ये सबसे पहले किस में गया, सिंक में गया, T2 में गया, फिर यहाँ से Q2 गया आया, ये कर सकते हो भाई। जितना Q1 यहाँ से Q2 गया और टेम्परेचर T2 Q2 यहाँ से निकला, ठीक है, एक लगा दिया बीच में, क्योंकि अब भाई उसने कुछ रिवर्सिबल साइकिल कुछ लिखा तो है नहीं, कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा। एक साइकिल ये हो गई, ये मेरा सिस्टम हो गया, मैंने ये एक सिस्टम माना है, एक मेरा सिस्टम, ये दो सिस्टम है, क्योंकि उसने दो साइकिल का ही तो मैं दो सिस्टम बनाया। तो भाई पहले वाले सिस्टम के लिए एफिशिएंसी क्या है, W1/Q1, यही तो होगा, हीट आउटपुट और इनपुट। भाई रिवर्सिबल तो है नहीं, ये पहले वाले के लिए हो गई, दूसरी वाले के लिए क्या है, W2 क्या Q2, भाई आउटपुट और इनपुट, दो साइकिल की एफिशिएंसी निकल गई। अब उसने कहा कंबाइंड साइकिल एफिशिएंसी बताओ, कंबाइंड साइकिल एफिशिएंसी क्या है भाई। कंबाइंड साइकिल के लिए उसने कहा भाई, उसने जो दो साइकिल है ना उसने कंबाइंड कर लो, भाई लो कंबाइंड कर ली, ये मेरा मैंने सिस्टम बना लिया, ये मेरा सिस्टम, ये हो गया मेरा सिस्टम, मतलब कि ये मेरा पूरा सिस्टम हो गया। देखो अब इनपुट देंगे, इनपुट दिया जाएगा साइकिल में, आउटपुट मिलेगा और हीट रिजेक्शन भी होगा, रिजेक्शन सिंक में भी टेम्परेचर जाएगा। तो भाई यहाँ पर कंबाइंड की मैं बात करूँ, मतलब ओवरऑल की कितना आउटपुट है, W1 प्लस W2, आउटपुट वर्क आउटपुट थ्रू द बाउंड्री सिस्टम की बाउंड्री के थ्रू जो भी क्रॉस होता है वो हमारा क्या, सिस्टम और सराउंडिंग ही तो है, ये सिस्टम है, सिस्टम को क्या क्रॉस कर रहा है, मेरा वर्क आउटपुट कौन क्या है, W1 और W2, तो W1 प्लस W2 वर्क आउटपुट हो गया। हीट इनपुट तो देना, इनपुट क्या दिया है, Q1 इनपुट दिया है भाई,
Q1 इनपुट दिया है। अब ये तो भाई मेरा क्या क्रॉस कर रहा है, मेरी बाउंड्री को कौन सा हीट इनपुट क्रॉस कर रहा है, Q1 ही तो क्रॉस कर रहा है, क्योंकि मैंने तो ये पूरा सिस्टम बनाया ना। ये तो ओवरऑल उसने कंबाइंड साइकिल कहा ना, मतलब कि दोनों साइकिल को कंबाइन कर लिया ना, मतलब कि मैंने ये कंबाइन कर लिया ना साइकिल मैंने अपनी। तो मेरा हीट इनपुट क्या है, Q1 है ना। क्रॉस कौन सी हीट इनपुट मेरी बाउंड्री को क्रॉस कर रही है, Q1 को कर रहा है, Q1 कर रहा है ना मेरी बाउंड्री को क्रॉस। उसी के थ्रू तो हीट ट्रांसफर थ्रू द बाउंड्री, तो Q1, ठीक है, आउटपुट और इनपुट। अब भाई ओवरऑल एफिशिएंसी W1 प्लस W1 ओवर Q1 प्लस W2 ओवर Q1 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो भाई, क्यों नहीं लिख सकते। तो W1 ओवर Q1 प्लस W2 ओवर Q1 आ गया, ठीक है। अब W1 ओवर Q1 तुमको पता है भाई क्या है, ये यहाँ से अब तो क्या करें, Q1 W2 क्या हो सकता है, N2 एफिशिएंसी ऑफ 2 और Q2, ठीक है। अब Q2 को आप क्या लिख सकते हो, Q2 को भाई क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर अगर मैं इस वाले की साइकिल की बात करूँ, केवल इस वाले की, तो क्या है यहाँ पर Q1 इज इक्वल्स टू W1 प्लस Q2। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Q1 इक्वल्स टू W1, जितनी एनर्जी इन होगी, इन क्या है, Q1 है, आउट क्या मिलेगा, W1 और Q2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ से Q2 क्या रख देंगे, Q2 रख देंगे हम Q1 माइनस W1। तो ये एफिशिएंसी 1, Q1 में अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँ, तो कॉमन ले लूँगा Q1, तो Q1 से Q1 कट जाएगा, और N2 1 माइनस W1 ओवर Q1। तो एफिशिएंसी ऑफ 1, एफिशिएंसी ऑफ 2, W1 ओवर Q1 क्या है, QN1, एफिशिएंसी ऑफ 1। तो इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, प्लस 2 माइनस एफिशिएंसी ऑफ 1 एफिशिएंसी ऑफ 2। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या आ गई, टॉपिंग साइकिल की एफिशिएंसी प्लस बॉटमिंग साइकिल एफिशिएंसी माइनस प्रोडक्ट ऑफ बोथ एफिशिएंसी, ये आ गई ओवरऑल कंबाइंड साइकिल एफिशिएंसी। अब भाई वैल्यू रख दो, कितनी है, टॉपिंग की कितनी है एफिशिएंसी 30, बॉटमिंग की 20, माइनस 30 इंटू 20 कितना आएगा बताओ। भाई वो परसेंट में है, ध्यान रखियो। परसेंट में है ना, तो भाई ये 100 है, सब बाहर से सारा 100। ठीक है, बाहर से 100 नहीं यार, 0.3 0.2 0.3 0.2, हाँ तो 0.3 0.2 0.5 माइनस आंसर कितना 44% ओवरऑल एफिशिएंसी, समझ गए। पर 30% है यार, 0.3 प्लस 0.2 माइनस 0.3 इंटू 0.2 कितना 44%, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ यार।